हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम आज बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का एक पोर्शन है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। ठीक है, तो आप सब एक्साइटेड हो मुझे पता है तो इस चैप्टर के लिए, क्योंकि और एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में, सीक्वेंस ऑर्डर में चल रहा हूँ। मैंने इसके प्रीवियस चैप्टर जो था आपका जो मॉडर्न इंडिया, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, अखिल सर की पाठशाला के चैनल पर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आप जाके वहाँ पर सारे देख लेना। मैंने उसको पढ़ा के फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस किया है। ओके, तो जाके वीडियो को सर्च करो और देखो। तो आज उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे आज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया। कैसे कंपनी रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, तो देखो आपके जो बुक्स में जो लिखा हुआ है वही सब यहाँ पर लिखा है मैंने। देखो कितना मेहनत किया है आपके लिए। एक्चुअली मेरा लैपटॉप में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर, चलो मैं क्यों इसको बेकार में लेट करेंगे, तो यहीं पर मैंने इसको लिख दिया है सारे यहाँ पर पॉइंट्स। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा ये मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है। अभी सारे यहाँ पर जो आपको बुक्स का जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज करके उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, जो आपका बुक में है बस वही है, यहाँ पर मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपका बुक में है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहो तो बुक से मिला सकते हो। तो सारे बच्चे रेडी हो, एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम समझते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया और कैसे अपना धीरे धीरे, देखो ये एक दो दिन का काम नहीं है, सीरीज़ ऑफ एपिसोड जो बोलते हैं ना, एक एपिसोड में चीज़ें चलती हैं, एक एपिसोड में सारा कुछ थोड़ी ना कहानी आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ क्या हुआ। तो बहुत सारे समय लगे हैं, बहुत सारे एपिसोड चले हैं इसके, तब जाके ब्रिटिश वाले इंडिया को कैप्चर किए हैं। देखो इतना बड़ा हमारा कंट्री है इंडिया, उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए समय तो चाहिए, तो बहुत प्लानिंग के हिसाब से वो लोग आए थे और पूरा कंट्रोल कर दिया इंडिया पे। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम आपका बुक का जो है उसको हम पढ़ेंगे, उसको आपका बुक में जो लिखा है उसको तो मैं बताऊँगा ही, और साथ ही साथ आपको अलग भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज से अलग अलग अगर होगा, तुम्हें कुछ पॉसिबल अगर होगा तो मैं दूंगा। ओके, सारे बच्चे रेडी हो, स्टार्ट करते हैं। ओके, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आपका बुक में ही लिखा हुआ है, देखो आपका बुक का ही सारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ओके, तो जब तक मेरा लैप ही ठीक नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा ये जो फॉर्मेट है मेरा पढ़ाने का। ओके, तो चलो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला यहाँ पर देखो आपको बुक में पहला हेडिंग में यही लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन को स्टार्टिंग अगर आप देखोगे, आपको बुक का निकालोगे पेज नंबर, अगर आई थिंक मुझे पेज नंबर तो याद नहीं, बट अब जो भी ये चैप्टर है आपका जो, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, आप इसको ओपन करोगे तो यही पैराग्राफ आपको फर्स्ट दिखेगा। ठीक है, आप चाहो तो बुक में मिला सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट, वास्को दा गामा लैंडेड एट कालीकत। देखो यहाँ पर एक एक चीज़ को मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, एक एक मतलब उसका मतलब मीनिंग बताऊंगा, कैसे यहाँ पर क्या मतलब यहाँ पर क्यों ऐसे ये वर्ड यूज हुआ है, या फिर मतलब क्यों वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इंग्लिश में चला जाएगा, मतलब ये वर्ड का मतलब क्या होगा। जो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको, देखो क्लास 8 चल रहा है आपका, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे थोड़ा आएंगे, थोड़ा हाई लेवल के वर्ड्स आएंगे होंगे जो बहुत कम बच्चे उसको सुने होंगे, तो उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला लाइन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वास्को दा गामा लैंडेड एट कालीकत इन 1498। इसको आप नोट डाउन यहाँ पर कर लो। अब यहाँ पर एक जो वर्ड है ना कालीकत, ये क्या है, ये एक जगह का नाम है। उस वक्त जो जगह था उसको हम क्या बोलते थे, कालीकट। ठीक है, वो जगह का नाम क्या था, कालीकट था। ठीक है, तो वास्को दा गामा कौन था, एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था। समझना ध्यान से, वास्को दा गामा कौन था, एक आदमी था। ठीक है, आदमी का ही नाम है, वो एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, जो मतलब जो पोर्तुगल में जो रहते हैं उनको पोर्तुगीज कहा जाता है। वो यूरोप कंट्री का ही, वो यूरोप कंटिनेंट का ही वो पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ जैसे हम लोग को इंडियंस कहा, जैसे बाहर कंट्री हम लोग को क्या बोलते हैं, बाहर कंट्री वाले हम लोग को बोलेंगे इंडियंस, उस तरह पोर्तुगीज में रहता था। पोर्तुगल जो कंट्री हमारा, उसमें वो रहते थे, वो एक यूरोप का ही एक पार्ट है वो पोर्तुगल। ठीक है, तो पोर्तुगल कंट्री में जो रहने वाले उनको सब बोलते हैं पोर्तुगीज, जो उधर रहते हैं जो पोर्तुगीज उनको कहा जाता है। ठीक है, तो एक पोर्तुगीज का एक आदमी था
ठीक है, उसको हम बोलेंगे पोर्तुगीज एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है, जो बाहर कहीं घूम फिर के एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ये क्या है वो सब मतलब दुनिया को बताते हैं, कुछ घूमते फिरते रहते हैं वो लोग, कुछ नया उनको मिलता है तो दुनिया को बताते हैं वो लोग, ठीक है। एक्सप्लोर है कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना, जैसे इंग्लिश जो वर्ड है आपका एक्सप्लोर करना, कोई चीज़ को घूमना फिरना देखना या फिर सब चीज़ों को देखना क्या कैसा है, एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो एक्सप्लोर से ही वर्ड है एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो वास्को दा गामा एक आदमी था जो वो क्या था, वो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, ठीक है। अच्छा, लैंडेड मतलब क्या, थोड़ी सी प्लेन से लैंड हुआ मतलब आया वो, ठीक है, वो रिवर के थ्रू से आया वो, ठीक है। मतलब जो हमारा ये अब यहाँ पर समझते हैं, जो वर्ड है यहाँ पर कालीकट, वो कहाँ पर है, एक्चुअली वो जगह है केरला में, ठीक है। तो अभी उसका नाम तो कालीकट नहीं है, अभी उसका नाम यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो कोरिकोट, आप इसको सर्च करोगे गूगल में आपको मिल जाएगा ये वर्ड। तो अभी जो कालीकट, जो अभी जो मतलब उस समय का जो कालीकट अभी क्या है, वो केरला का एक जगह है, सिटी है, जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है उसका भी, कोरिकोट, ठीक है। ये करीब आपका हो जाएगा कहीं गोवा से करीब, देखो मैं इसका डिस्टेंस भी यहाँ पर लिखा है 573 किलोमीटर, ठीक है। ये केरला में है, केरला नीचे होता है, अब देखो इंडिया का मैप, केरला नीचे होता है और गोवा क्या उसके ऊपर होगा। तो कोरिकोट से लेके, देखो यहाँ पर ट्रेन आ गया, मुझे फिर से डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, जाने दो उसको, जाने दो ट्रेन को, जाने दो, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। तो मैंने अभी तक जो समझाया आपको, देखो क्या समझाया कि वास्को दा गामा एक देखो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, समझना है चीज़ों को, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, एक बार मेरा वीडियो देख लो, एग्जाम में भूलोगे नहीं। वास्को दा गामा, देखो इस चीज़ों को मैं आपको मतलब ओरली रिविजन भी करा दूंगा। देखो वास्को दा गामा एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था, वो इंडिया में आया, ठीक है, रिवर रूट के थ्रू ही वो इंडिया में आया। कहाँ पर उतरा, कहाँ पर लैंड किया कालीकट में। कालीकट उस वक्त का नाम था, अभी का नाम है कोरिकोट, ठीक है। ये कौन इस सिटी है, कहाँ पर है, केरला में है। और आप अगर जाना चाहते हो एग्जैक्ट कहाँ पर है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से कोरिकोट से गोवा का जो डिस्टेंस है वो 573 किलोमीटर, यहाँ पर मैंने लिखा है 573 किलोमीटर है, मतलब कोरिकोट से गोवा, ठीक है। गूगल मार के देख लो, आपको पता चल जाए, ठीक है। तो कौन से साल में किया, 1498 में किया, तो इसको आप नोट डाउन यहाँ पर करो। 1498 में वास्को दा गामा ने कालीकट में एंट्री मारा, ठीक है, वहाँ पर एंट्री मारा एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन इरा इन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं अच्छा बोलते नहीं, मार्किंग किया, यहाँ जो वर्ड है मार्क मतलब क्या, मतलब अपना मतलब आने का आगमन दिया, मतलब मार्किंग, मतलब पहला वही डिस्कवर किया था, एक तरह से बोला जाता है कि इंडिया को उसने ही डिस्कवर किया था, ठीक है। अब ये बात कहाँ तक सच है मुझे नहीं पता, बट हम कहा जाता है वास्को दा गामा ने ही इंडिया को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलो, एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन इरा, उस वक्त से यूरोपियन का जो मतलब यूरोपियन का दौर, इरा मतलब दौर होता है, ठीक है, यूरोपियन का दौर शुरू हो गया। जैसे अभी कि स्मार्टफोन का दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का दौर चल रहा है, यूट्यूब का दौर चल रहा है। उस वक्त क्या हुआ, इनका दौर चल रहा था, किसका, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनका दौर चला। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में आए क्यों थे, बिजनेस करने के मोटिव से ही इंडिया में आए थे, ठीक है, उनका मोटिव यही था, ठीक है। तो वास्को दा गामा पोर्तुगीज एक्सप्लोरर था जो कि कालीकट में लैंडिंग किया 1498 में, और अपना आगमन मतलब बिगिनिंग हो गया उनका, यूरोपियन का दौर शुरू हो गया उस वक्त, ठीक है, उसके आने से इन द इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय द 16th सेंचुरी द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा। मैंने आपको क्या बताया था कि कोरिकोट से जो गोवा का डिस्टेंस था कितना था, 573 किलोमीटर था, तो बस पास में ही था। देखो मैं आपको अगर मैप दिखाऊं बच्चों, एक मिनट कैसे दिखाऊं, यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये हमारा है प्यारा सा इंडिया, ठीक है। देखो फिगर से उतना नहीं हुआ, देखो तो हमारा केरला कहाँ पर है बच्चों, ध्यान से देखना, हमारा केरला है कहाँ पर, हमारा केरला यहाँ पर है, ये हमारा इंडिया है, केरला है हमारा कहाँ पर, इस जगह का हमारा केरला है हमारा, ठीक है। अच्छा ठीक, और उसको और आगे उधर जाओगे तो यहाँ पर आपका गोवा है, इस जगह पे इस पॉइंट पे ये क्या है आपका गोवा है, ठीक है। और जो हमारा जो कोरिकोट है वो यहाँ पर है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा कोरिकोट, ये केरला का एक जगह है, सिटी है, ठीक है, कोरिकोट, इस पॉइंट पे है आपका कोरिकोट, इस पॉइंट आपका क्या है, कोरिकोट है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपका कोरिकोट है। तो यहाँ पर उसने लैंड किया कालीकट में, ये आपका कालीकट उस वक्त का था, इस वक्त को वो अभी का ये है कोरिकोट है, अब उस वक्त का वो कालीकट था, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कालीकट, ठीक है, कालीकट।
तो कैलिकट से देखो गोवा, मतलब ये देखो वो लोग चाहते थे कि साइड में ही वो लोग अपना इधर से एंट्री मारे वो लोग, ठीक है, समझो इसको, इधर से वो लोग एंट्री मारे। तो पहले यहाँ पर गए, यहाँ पर पहले आए थे कोरिकोट में, कालीकट में आए थे, फिर उसके बाद अपना जो कॉलोनी होता नहीं, कहीं पे कोई आदमी रहने लगता है तो अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश कर देता है, वहाँ के फेस्टिवल ये सब मनाने लगते हैं, मतलब अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह उन लोगों का ग्रुप एक बना और आस्ते आस्ते वो कालीकट से एक्सपांड होते हुए गोवा तक उन्होंने अपना कॉलोनी बना लिया, ठीक है, अपना कॉलोनी बना लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात है 16 सेंचुरी तक उन्होंने अपना मतलब एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, पर उनको टाइम लगा। ऐसा नहीं कि आज आए कालीकट में, कल चलो गोवा में हमारा कॉलोनी आ गया, ऐसा नहीं, टाइम लगा, ठीक है। बाय यहाँ पे लिखा है ना 16 सेंचुरी तक द पोर्तुगीज हैड एस्टेब्लिश्ड देयर कॉलोनी इन गोवा, गोवा में अपना कॉलोनी वो लोग स्टार्ट किए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। देखो याद मत करो, बस समझो, समझना नहीं, बस याद रखना है, ठीक है। मतलब अब याद ऐसे मत रखो कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसे कभी हिस्ट्री याद ही नहीं रखो, हिस्ट्री को मजे लेकर पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आपको समझा, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। देखो इन द नेक्स्ट सेंचुरी, उसके बाद सेंचुरी में जब क्या हुआ, इंडिया बिकेम ए पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोपियंस के लिए, एक यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए इंडिया एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया। जैसे हमारा घूमने के लिए अगर पॉपुलर डेस्टिनेशन सब इंडिया में पूछोगे तो कहाँ पर आएगा, कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ के एरिया सब आएंगे, ऐसा नहीं कि और सब स्टेट में नहीं है, बट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस अगर बोलेंगे तो उधर ही आता है। ये भी चारों धाम जो हमारा है, तो एक होता है ना, एक जगह होता है जिस साइड में बहुत घूमने के प्लेसेस होते हैं, तो पॉपुलर हो जाता है वो चीज़। जैसे मान लो से आपका कश्मीर हो गया, घूमने के लिए फेमस है, मनाली हो गया, घूमने के लिए फेमस है, ठीक है, मनाली के याद आ गया होगा। तो उसी तरह इंडिया फेमस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंचुरी इंडिया बिकम ए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया, किसके लिए, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। यूरोप कंट्री में जो बिजनेस, जो हमारे जो कंपनी थे, बहुत सारे कंपनी थे, ठीक है, तो हर कोई साबुन कुछ भी सामान जो बेचते हैं, जो कंपनी होते हैं, यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन जो थे, ट्रेडर्स जो थे, बिजनेसमैन, उन्होंने इंडिया को आना शुरू कर दिया। अच्छा, इंडिया में लोग आते क्यों थे, मैं आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पर समझो कि नेक्स्ट सेंचुरी से इंडिया बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया सब यूरोपियन कंट्री के लिए और यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। क्यों आते थे यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए भी, अच्छा, फिर एडवेंचरस घूमने फिरने आने के लिए। उस वक्त इंडिया बहुत खूबसूरत था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी इंडिया बहुत खूबसूरत है। मतलब उस वक्त उन लोगों को एक नया जगह मिला था, नए नए मतलब एडवेंचरस, मतलब उनको लग रहा था कि यार ये इंडिया बहुत अच्छा है, ये है, ठीक है। तो आना उन लोग, इसी के कारण उन लोग आना स्टार्ट किए। यूरोपियन ट्रेडर्स एडवेंचरस तो घूमने आते थे, फिर उसको मिशनरीज, यहाँ पर जो वर्ड है मिशनरीज, देखो इसका मतलब होता है बिजनेसमैन, ठीक है। मिशनरीज कौन होता है, जो धर्म का प्रचार करते हैं। मिशनरीज क्या होता है, जो धर्म का प्रचार करते हैं, घूम घूम के धर्म का प्रचार करते हैं, उसको बोलते हैं मिशनरीज बोलते हैं, ठीक है। धर्म प्रचारक अब हिंदी में उसको बोलो, ठीक है। कहाँ से आने लगे, कौन कौन से कंट्री से आने लगे, इंग्लैंड से आने लगे, अब इसका नोट डाउन करो, इंग्लैंड से आने लगे, स्पेन से आने लगे, फ्रांस, हॉलैंड से आने लगे। इस कंट्री से लोगों इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। पहले आए थे वास्को ड गामा, उनके सब साथी आए थे, आस्ते आस्ते सब लोग जान गए इंडिया के बारे में, ठीक है। अच्छा, ऐसे मान लो कोई आपके घर के साइड में कोई रेस्टोरेंट खुलता है नया, तो पहले बहुत कम लोगों को पता होता है, आस्ते आस्ते इतना वो फेमस होता है, अच्छे मतलब खाने के लिए देते हैं आपको, अच्छे फूड आइटम होते हैं, उसके लिए वो जगह पूरा फेमस होता है, धीरे धीरे पॉपुलर होता है। तो पॉपुलर होने के बाद सब लोग उधर आने लगते हैं। तो वैसे उसी तरह यहाँ पर समझो, इंडिया उस वक्त नया था सबके लिए और सबके लिए पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया, और अदर कंट्री ये सभी इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, सब लोग आने लगे इधर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर खत्म। 3 देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म। यहाँ पर देखो इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है, मतलब अपना साम्राज्य स्थापित करना, ठीक है। जैसे मैं एक बाहर से आया हूँ गेस्ट की तरह, एक जगह पे मुझे बहुत पसंद आया, अब मैं वहाँ पे रहने लगा, अपना सारा कुछ मैं अपना, जैसे मान लो सिंपल सी कहानी है, जैसे मैं मतलब कहीं बैग लेकर मैं आया एक जगह पे, नया जगह पे घूमने के लिए आया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पर आके मुझे जगह अच्छा लगा, अब मैं वहीं पर रहने लगा, मेरा अपना घर बसा लिया वहीं पर, ठीक है, वहीं पर रहने लगा। अब कहीं अब मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, अब बस वहीं पर बस गया हूँ। बस उसी तरह बाहर के ब्रिटिश लोग भी ऐसे ही आए, ठीक है। द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म मतलब अपना साम्राज्य स्थापित इंडिया में वो लोग करने का समय आ चुका था। द एज, पहले आए वो लोग धीरे धीरे, मेरी मम्मी पूजा कर रही है। द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इन इंडिया बिगन विद द वीकनिंग एंड इवेंचुअली, यहाँ पर समझो इस चीज़ों को, जो इम्पीरियलिज्म मतलब क्या, कहीं पर जैसे अपना साम्राज्य स्थापित करना, ठीक है। तो वो उसका जो एज इन इंडिया कब से शुरू होने लगा, बिगन विद द वीकनिंग एंड इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब टूट भांग होना, मतलब अलग अलग होना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। हमने क्या पढ़ा था, अगर आप क्लास 7 का याद रखे हो तो मुगलों का लास्ट हमारा वही चल रहा था, मुगल एम्पायर चल रहा था हमारा, उसके बाद ये लोग आ गए,
ब्रिटिश लोग आ गए, ठीक है। अच्छा, द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इन इंडिया बिगन विद द वीकनिंग ऑफ इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। जैसे ही मुगल एम्पायर का खात्मा हुआ, ठीक है, आस्ते आस्ते क्या हुआ, इंडिया कमज़ोर पड़ने लगा, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ हो रहा था। तो आस्ते आस्ते ये लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने लगे। द एज ऑफ इम्पीरियलिज्म इन इंडिया बिगन, देखो अपना साम्राज्य स्थापित के इंडिया में कब से ये शुरू हो गया ना, जब से उनका वीकनिंग मतलब उनका कमज़ोर पड़ने लगे। जब मुगल एम्पायर कमज़ोर पड़ने लगा और टूटने लगा, कोई चीज़ कमज़ोर होकर टूटने लगा। कोई चीज़ टूटता कब है, जब वो कोई भी चीज़, देखो मान लो कोई छत से पानी गिर रहा है, कोई चीज़ कब टूटता है बताओ मुझे, पहले वो कमज़ोर होता है, पहले स्ट्रांग था, कमज़ोर होता है, फिर टूटता है। उसी तरह यह मुगल एम्पायर के साथ भी वही हुआ। तो आस्ते आस्ते वीकनिंग मतलब कमज़ोर पड़ने लगे वो लोग, और आस्ते आस्ते मुगल एम्पायर का पतन होने लगा। पतन मतलब समझना, हार, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक वर्ड है यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ पर क्या समझते हैं, जैसे अभी इंडिया को बांध के कौन रखा है, सेंटर, हमारा जो सेंट्रल सारी इंडिया को बांध के रखा हुआ है। कोई अगर चाहेगा मैं अपना खुद का मतलब देश बना लूँगा, जैसे मान लो उड़ीसा का ही उड़ीसा ले लो, कोई भी स्टेट हो, बोला नहीं मैं अपना, हम लोग अलग ही देश ही हम रहेंगे, नहीं, सबको बांध के कंट्रोल में एक गवर्नमेंट मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटेड है सब, जो सबको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, मतलब पूरा होल कंट्री हमारे इंडिया को, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उस वक्त का जो इंडिया था वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था, सब अपने अपने स्टेट लेके बैठे थे। कभी मेरा ये जगह मुगल है, ये आपका है, सर राजपूत वाले अलग अपना, वो अपना, सब अलग अलग रहते थे। तो कोई जब बाहर से कोई एंट्री करता था इंडिया पे, उनके लिए आसान होता था, क्योंकि हम आपस में झगड़ते रहते थे, आपस में, वही तो डिवाइड एंड रूल, वही चीज़ समझ रहे हो ना मतलब आपस में झगड़ते रहो, बाहर वाले आके आपका फ़ायदा उठा लेंगे, बस ये चीज़ हुई इंडिया में ज़्यादा हो रही थी। भाई ये मेरा है तो ये तो राजा, तुझ पे अगर कोई आक्रमण आके कर रहा है तो तू अपना समझ भाई, मुझे मत बुला। यूनिटी नहीं था, सब पनौती थे, सब यूनिटी बिल्कुल भी नहीं था, किसी में भी यूनिटी नहीं था। जो यूनिटी करना देखो मैं अगर यूनिटी करना चाहता हूँ तो सामने वाला भी करना चाहिए ना, मेरे राजी होने से क्या होगा, ठीक है, सामने वाला तो राजी होना चाहिए ना, राजी नहीं था वो, तो यूनिटी कैसे, दोनों तरफ से यूनिटी बनेगा ना। तो यूनिटी नहीं था भाई। कोई अगर बाहर से कंट्री से अगर कोई आता है, ये हुआ था मगध के टाइम में, जब सिकंदर जब आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो आया था, तो वही कहानी जो चाणक्य ने कहा था आपको, मतलब आपने आई थिंक वो सब कहानी सुनी भी होगी, तो उनका सब मिल के हम लड़ेंगे, नहीं वो लग नहीं हम अब, मतलब ऐसे होता था। उसके बारे में कभी बाद में बता दूंगा, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना है आपका भी वही पढ़ते हैं। तो बस इतना भी समझ लो, आपस में लड़ते रहे, बाहर वाले उनको आय का फ़ायदा उठा लिया, पर और कुछ यूनिटी था नहीं उनके अंदर, सब अलग अलग रहते थे। तो कोई आक्रमण करता था तो कोई सब लोग मिल के एक बार करेंगे, सब लोग मिल जाते, इंडिया के जितने भी उस वक्त रूलर थे सब मिल जाते और लड़ते, बाहर फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर वार होता तो लड़ते, तो हमारा इंडिया कभी भी मतलब उसके उनके अंडर में आता ही नहीं कभी। बट ऐसा नहीं था, सब अलग अलग अपने में सब लोग मस्त थे, क्यों किसी के मैटर में नहीं बोलता था भाई तू अपना, तू तेरे स्टेट पे आक्रमण किया तो अपना समझ जाओ। तो यहाँ पर वही होता है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, जैसे अभी हमारा एक सेंट्रल अथॉरिटी है, अपन से आप कोई भी काम जो गवर्नमेंट के अंडर, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें सब चीज़ें चलना पड़ेगा। जैसे अब आज लॉकडाउन, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बोल आज लॉकडाउन होगा, पूरा कर्फ्यू, पूरा होल इंडिया में कर्फ्यू, लॉकडाउन होगा, हर जगह लॉकडाउन। एक सेंट्रल अथॉरिटी है, अब भी जैसा है, उस वक्त नहीं था, उस वक्त सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था। द लैक ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द, सब अलग अलग रहने लगे, लेड टू द इमरजेंस ऑफ द मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट। सब सेंट्रल अथॉरिटी कोई था नहीं, सब अपना अपना खुद का स्टेट लेके निकलने लगे, भाई ये मेरा ये तेरा, चलो सब अपना अपना खोल लिए थे दुकान। एमरजेंस ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वीक सक्सेसर। अब समझना, अब सब अकेले रहेंगे तो सब वीक होंगे, जब सब मिलके रहेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे आप पढ़े होगा ना कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टिक होता है, अगर 6-7 स्टिक आपको मैं पास में एक साथ दे दूँ तब उसको तोड़ना मुश्किल होगा, बट एक स्टिक दे दूँ वो कमज़ोर रहेगा, उसको आप कोई भी तोड़ सकता है। उसी तरह यही हाल हुआ, सब अलग अलग हो गए, सब कमज़ोर थे, सब अलग अलग साथ में रहते, यूनिटी में रहते, तब ना मजबूत रहते वो लोग, सब अलग अलग रहने लगे तो वीक ऑब्वियसली वीक ही होंगे। वहाँ पर वही लिखा था, सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द इमरजेंसी ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट में समझ रहे हो ना, अपना मन का, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना जो मन वो करूँगा, मैं अब सेंटर के अंडर में नहीं आता, ऐसा इंडिपेंडेंट सब हो गया, अपना सब खोल लिया। दैट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। लास्ट मुगल एम्पर जो मुगल वही था, औरंगजेब था, उसके बाद भी आए थे उसके जो सक्सेसर थे, बट वीक थे। औरंगजेब तो वो स्ट्रांग था, मतलब
उसके बाद वाले जो आने वाले जो रूलर थे औरंगजेब के बाद, जो मुगल एम्पायर, औरंगजेब के बाद जो रूलर जो थे वो उतना स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। वो टोटल ऑल ओवर द इंडिया को संभाल के एक सेंटर की तरह काम नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। जब आगे के जो महाराजा थे, मुगल एम्पायर के जो रूलर थे, वो एक सेंटर अथॉरिटी एक मेंटेन किए थे, सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन किए थे। बट यहाँ पर जैसे वीक सक्सेसर सब अपना अपना चले गए, और जितने और उसके बाद जो रूलर्स आए सब वीक थे, ठीक है। दे वर द स्टेट्स ऑफ बंगाल, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन है वीक सक्सेसर कौन कौन थे। दे वर द स्टेट्स ऑफ बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, सब अपना अपना अलग अलग कर लिए थे, ठीक है। चलो, तो ऑलमोस्ट क्या था ये सब, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबको समझ में आया कि नहीं बता। तो मुगल एम्पायर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ये सेंट्रल अथॉरिटी आपको समझा दिया, लेड टू द इमरजेंसी ऑफ द मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट दैट रिवोल्ट अगेंस्ट द वीक सक्सेसर, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दी, ठीक है। इंडिया सब अपना अपना मतलब जैसे ही सेंट्रल, यहाँ पर देखो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल अथॉरिटी की कमी के वजह से सब अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट कर लिए, जिससे क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, मतलब विद्रोह। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह होना, विद्रोह अगेंस्ट द वीक, रिवोल्ट होने लगा अगेंस्ट किसके खिलाफ, न वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, जो औरंगजेब के वीक सक्सेसर जो थे, ठीक है। कौन कौन थे वो, ये सब नाम लिखा हुआ है। ओके, चलो लास्ट पॉइंट। द सिख्स, द मराठास एंड द जट्स एंड द राजपूट्स ऑल्सो सेट अप देयर ओन, सब अपना अपना खोल लिए, सब अपना किंगडम खोल लिए थे। बट ये नहीं सोच रहे था भाई हमारा छोटा, हम कोई अगर आके हम पर हमला करेगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। वो लोग, हम लोग सफिशेंट है, हम लोग अपना संभाल लेंगे। एंड द स्टेज वाज सेट फॉर द यूरोपियन टू टेक एडवांटेज, बस इसी सिचुएशन का यूरोपियन ने, सब कुछ सेट था, सब लोग अलग अलग थे, आराम से अब आक्रमण करना उनके यूरोपियन के लिए आसान था। भाई ये लोग अपने में झगड़ रहे हैं, सब अपना अपना स्टेट बना लिए, किंगडम बना लिए, अब हम चलो यही सही समय है, सारे चीज़ हमारे मतलब फेवर में है, अब हम चलो अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन का उन्होंने फायदा, हैंस द स्टेज वाज सेटअप, ये तो स्टेज और सेटअप मतलब समझ रहे हो ना, ये सब कुछ तैयार था, सब लोग अलग अलग थे, उन लोग के लिए सही मौका था एंट्री मारने के लिए, तो भाई सही मौका उन्होंने फ़ायदा उठाया। द स्टेज वाज सेट फॉर द यूरोपियन, अब यूरोपियन ने इस सिचुएशन का एडवांटेजेस लिया, टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन का एडवांटेजेस लिया और एंट्री मार दिया। अब कौन कौन से कंपनी थे, कौन कौन से ट्रेडिंग कंपनी, यूरोपियन की ही ट्रेडिंग कंपनी और बाहर के भी ट्रेडर्स यहाँ पर इधर आए इंडिया में अपना बिजनेस करने के लिए, तो कैसे कौन कौन से कंपनीज थे, कैसे वो लोग आए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इंट्रोडक्शन था ये थोड़ा सा। तो अगर आपको पसंद है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगर आपको ये पसंद आता है, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो नेक्स्ट पार्ट इसका जरूर आएगा। ओके, तो जैसे कि स्टार्टिंग था कि देखो मैं ऐसे SST भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं सब मुझे मैथ टीचर समझते हैं, मैं सब पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश भी पढ़ा सकते हैं बट अभी उसके लिए एक अलग से ये होता है। इसकी इतना पढ़ाने के लिए मैंने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है और देखा है, रिसर्च किया है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर्च किया हूँ, रिसर्च नहीं, सर्च किया हूँ बहुत कुछ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे है कहानी। तो ये सब चीज़ें भी हम पढ़े हैं, बट एक होता है ना भूल जाना, बहुत समय से आदमी उस पर टच नहीं है तो भूल जाता है। तो बस एक बार मैंने जब देखा तो मुझे सारे अपना स्कूलिंग टाइम याद आ गया कि मैं ऐसे सब चीज़ों को समझ रहा था, ठीक है। तो बस जो मैं जिस वे में चीज़ों को समझ रहा था उस वक्त, जब मैं आपकी उम्र में था या फिर आप क्लास में था, तो उसी वे में आपको समझा रहा हूँ। मैं ऐसे चीज़ों को याद करता था, मैं समझता था कि ऐसे ऐसे हुआ कहानी की तरह, ठीक है। तो मुझे बताओ आपको कैसा लगा इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, नहीं तो वही तो हमारा मैथ कंटिन्यू चलेगा। और अगर आप चाहते हो इस क्लास में मतलब इस चैनल पे और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ हो, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो मेरा गाड़ी घूम गया, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और आई होप आपको पसंद आया होगा ये क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।